अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं, इट्स वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर यू, क्योंकि आप हमारे बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट फैकल्टी मैथमेटिक्स साइंस तो मैं खुद ही डील करता हूं, और यहां से आपको वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, साथ में आपका इंडिविजुअल काउंसलिंग होता है, जिसमें छोटी से छोटी चीजों के बारे में ध्यान दिया जाता है, बहुत बारीकी पे ध्यान दिया जाता है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, स्टडी आपकी नंबर 1 क्लास की चल रही होगी, और इन दिनों आपकी मेहनत भी अच्छी खासी लग रही होगी। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 14, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन फिजिक्स। सो क्रांति बैच जो हमने स्टार्ट किया है, इस क्रांति बैच में आज हम वेव फेनोमेनन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर 14 है। इतना ही नहीं, ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है कि जब आप इसे पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत सारे कंसेप्ट आपको अपने लाइफ में क्लियर होंगे, जैसा कि बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। राइट, रात के बज रहे हैं 11 और हम आपके लिए बना रहे हैं क्रांति बैच का चैप्टर 14 वेव फेनोमेनन। यकीन मानिए, वीडियो बनाने से पहले थोड़ी आंखों में नींद थी, और गार्नियर का एक फेस वॉश है, आईसी थोड़ा सा बर्फीला लगता लगाने के बाद मैंने ऐसे आंखों पे लगा लिया ताकि नींद भाग जाए। और ये ऐसा करके मुझे बचपन की याद आ जाती है, जब डीडी नेशनल पे सैटरडे और फ्राइडे सैटरडे की रात को मूवी आया करती थी। तो उस ज़माने में ऐसा लगता था कि अब पता नहीं आगे मूवी देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। तो एक कटोरे में पानी लेके हम लोग, मैं स्पेशली हम लोग क्या, मैं अकेला रहता था, एक कटोरी में पानी लेके बैठता था, और जब भी लगता था खिड़की खोल के बैठता था, गांव होता है, तो जब भी ऐसा लगता था कि जो है मुझे नींद आ रही है तो फटाक से आंखों में पानी मारता था मैं। और कई बार तो नींद इतनी ज़्यादा आ रही होती थी कि वो टीवी है ना, वो एक टीवी 2 या 3 दिखाई देती थी, और कई बार टीवी चलते चलते ही सो जाता था, पता नहीं चलता था। तो खैर ऐसा यहाँ नहीं होगा कि मैं सो जाऊँगा वीडियो बनाते बनाते। राइट, चलिए एनीवे, इसको समझते हैं, इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं थोड़ा सा। और सबसे पहले चैनल पे नए हो तो जल्दी से ज़रा चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन क्लिक कर लो, क्योंकि यार ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है हम आपके लिए लेकर आते हैं। ना केवल हम वादा करते हैं, बल्कि आपके साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं और मेहनत भी करते हैं। तो चैप्टर 14 वेव फेनोमेनन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं वेव क्या होता है। अब मतलब वेव, सर वेव क्या होता है? देखिए, अब चैप्टर में आने के बाद डायरेक्टली मैं इक्वेशंस पे आ जाऊंगा। अब चैप्टर थोड़ा सा आपके लिए ना क्रिटिकल नहीं है, लेकिन चूंकि इससे पहले एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ना होता है, 13 वाला चैप्टर, वो तो आपने पढ़ा नहीं, टीएमए का चैप्टर है। तो वो ना पढ़ने की वजह से बहुत सारे वेव इक्वेशन, बहुत सारे नहीं, एक वेव इक्वेशन यहाँ जब आएगा तो उसी में आपको लगेगा सर ये कहाँ से आ गया, ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो थोड़ा पेशेंस रखना, और कुछ चीज़ें मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, कुछ चीज़ें आपको एज इट इज आपको मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसको बताना है तो फिर मुझे एसएचएम में जाना पड़ेगा। अब एसएचएम में जाएंगे तो एसएचएम में फिर आपको क्या पढ़ना पड़ता है, सर्कुलर मोशन के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो उसके बाद आपको क्या पढ़ना पड़ेगा एसएचएम में, ऑसिलेशंस क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शंस क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा का मैथमेटिकल अप्रोच क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें मिक्सअप है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ईजी चैप्टर है, थियोरेटिकल चैप्टर है, और आपको समझ में भी आएगा। मैं वादा करता हूँ आपसे, आपको पूरा समझ में आएगा। पेशेंस बना के रखें। तो जब हम वेव की बात करते हैं ना, तो यार वेव मतलब क्या होता है? जैसे वेव वो चीज़ होता है ना जिसको आप, जैसे क्या बोले, जैसे आपने देखा होगा तालाब में, अक्सर तालाब में एक पत्थर लिया, यूँ मारा है ना, किसी भी पत्थर को ऐसे करके मार दिया, तो देखते हैं ना एक वेव क्रिएट होता है, एक जनरेट होता है। या फिर वेव क्या होता है, तो आप देखेंगे, आप हॉलीवुड मूवीज़ देखते होंगे या कोई मूवीज़ देखते होंगे तो आप देखते होंगे जो हम कॉलिंग बात करते हैं वो भी एक वेव है, वो भी तो एक वेव है ना, दिखाई तो नहीं देता आपको। अब जैसे मान के चलिए कि मैं यहाँ से इस कमरे से बात कर रहा हूँ, और कमरा ये बंद है, फिर भी इसके बावजूद मैं बात कर रहा हूँ। पहले एक समय था तार से कनेक्ट होता था, तार से बातें होती थी, ऑपरेटर बीच में होता था, वो बोलता था कहाँ फ़ोन लगाना है, यहाँ फ़ोन लगाना है। लेकिन अब तो ये हो गया, इंटरनेट यूज करते हैं हम लोग। तो क्या है, वेव है ये। अभी से मैंने वाईफाई लगवाया जियो का, मत पूछो, थक गया हूँ मैं कस्टमर को बोलते बोलते, इतना थक गया हूँ कि अब मैंने बदलने का इरादा कर लिया। बार बार डिस्कनेक्ट हो जाना, स्पीड कम हो जाना। अंबानी जी पे भरोसा किया, डुबा दिया उन्होंने। चलिए कोई नहीं, तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। अब से दरवाजा मैं बंद कर देता हूँ, तो जैसे बंद करता हूँ तो डिस्कनेक्ट हो जाता है। डिस्कनेक्ट होने का मतलब है कि जो वेव आ रहा होता है वो वेव क्या हुआ, कहीं ना कहीं टकरा गया, रिफ्लेक्ट हो गया बीच रास्ते में ही। तो मैं वेव को आपको महसूस करवा रहा हूँ कि एक्चुअली वेव क्या होता है। और सबसे मज़ेदार बात, जो आप मेरी वॉइस को सुन पा रहे हैं ना, आपका स्पीकर जो है आवाज़ आ रही है, ये भी एक वेव है, इसको साउंड वेव कहते हैं। तो ये जो वेव होता है, इन्हीं को अलग अलग 2 कैटेगरी में बांटा गया है। इनमें मैकेनिकल वेव होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्चुअली वेव है क्या। अब देखिए समझते हैं, ये हवा है, ये क्या है, हवा है। इसमें हवा में क्या है, पार्टिकल है। देखो जिनको नहीं दिखा दे रहा ना,
वो उपले का चश्मा पहन लेना दिखाई देने लग जाएगा। साइंस के स्टूडेंट को अगर हवा में चीज़ें बताई जाए और उन्हें दिमाग में वो पिक्चर नहीं क्लियर हो रहा है, इसका मतलब है कि अभी उनको और फोकस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ जो बहुत सारे पार्टिकल आपको दिखाई देंगे, इन पार्टिकल, अभी बेचारा शांत था, ये सब पार्टिकल बढ़िया था। मैंने बोला हेलो, मैंने क्या बोला हेलो, तो जैसे हेलो बोला तो यहाँ से क्या हुआ, ये जो साउंड एनर्जी है, वेव क्या आता है, एनर्जी से प्रोड्यूस होगा। तो जो मेरी साउंड एनर्जी है, यहाँ वाले पार्टिकल को धक्का दिया, ठीक है। जब धक्का दिया तो यहाँ तो दूर हो गया, लेकिन यहाँ पर ये नज़दीक हो गया, समझ में आ रहा है। फिर ये धक्का दिया, तो ऐसे करते 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 वहाँ पर कोई खड़ा होगा ना, तो उसके कान तक भी वैसे ही पार्टिकल, ये अगले वाले को एनर्जी ट्रांसफर करेगा, वो अगले वाले को एनर्जी ट्रांसफर करेगा, वो अगले वाले को एनर्जी ट्रांसफर करेगा, वो अगले वाले को एनर्जी ट्रांसफर करेगा। और इस तरीके से जितना लाउडनेस मेरा होगा, जितनी एनर्जी मैं इस एयर में प्रोवाइड करूँगा, उसी एनर्जी के अकॉर्डिंग आपको सुनाई देगा। मैं बोलूँगा हेलो, बहुत तेज चिल्लाऊंगा, हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी में दे रहा हूँ। तो ज़्यादा एनर्जी दे रहा हूँ मतलब क्या हो रहा है, पार्टिकल्स में ज़्यादा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अचानक से धक्का दे दिया पीछे से, और वो क्या हुआ, फटाफट एनर्जी ट्रांसफर हुआ, और मेरी बातें आपको सुनाई दे रही है। क्या ये बातें क्लियर हो रही है आपको? देखो ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये भी वेव है, ये साउंड वेव है। सो एक्चुअली में है क्या, अभी क्या है, ये पार्टिकल ना बड़े बढ़िया से बेचारा शांति से अपनी जगह पे बैठा हुआ था, उधर से आया हेलो, मैंने से बोला, और ऐसे आया क्या हुआ जी, चलो अगले वाले के दो, फिर अगले, एक डिस्टर्बेंस पैदा कर दिया। अभी देखो अफगानिस्तान का देखो, कितना बढ़िया से जनता रह रही थी, हैं, कितना बढ़िया से रह रही थी। तालिबान के हाथ लगते हैं। अभी देखा मैंने 15 अगस्त के एक दिन पहले जो है काबुल में जो है पूरा, कब 15 अगस्त के पहले, कल रात को ही शायद, हाँ कल रात को ही, 15 अगस्त के रात को ही जो है बिजली पूरा जो है ना, पूरे शहर का बिजली गुल कर दिया। दिन दहाड़े कत्लेआम हो गया, ये हो गया, वो हो रहा, नरसंहार हो रहा। तो क्या था, ये क्या डिस्टर्बेंस है, ये भी एक डिस्टर्बेंस है। तो आप यहाँ कोरिलेट कर सकते हैं कि जैसे पार्टिकल्स होता है वो आराम से होता है, तो वेव जहाँ भी प्रोपागेट करेगा, वेव के चलने को हम लोग प्रोपागेशन कहते हैं। प्रोपागेट कर रहा है यानी मूव कर रहा है। कैसे मूव करता है, रेडियो वेव होता है, आपने देखा उसमें हर्ट्ज में होता है, हेलो बोलते हैं ना, अभी अभी मैं बात कर रहा हूँ 98.3 रेडियो हर्ट्ज से ऐसे बात कर रहा हूँ, तो ऐसे करके बोलता है ना रेडियो पे। पुराने ज़माने के रेडियो आपने सुना होगा, ये आकाशवाणी के शाम के 7 बज रहे हैं और अभी अभी आप विविध भारती पे सुन रहे हैं। तो जो सारी चीज़ें हैं ये सब के सब आपको, एक तो साउंड वेव है ही है, साथ में रेडियो वेव की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है अलग अलग चैनल की। तो अभी ये बहुत पार्टिकल बहुत बढ़िया था, लेकिन पार्टिकल में क्या हुआ ना, डिस्टर्बेंस पैदा हो गया। डिस्टर्बेंस पैदा हुआ क्यों? क्योंकि वेव प्रोपागेट कर रहा है। तो कुछ वेव ऐसे होते हैं जिन्हें मीडियम की ज़रूरत होती है, जैसे साउंड वेव। साउंड वेव को मीडियम की जरूरत होती है, यानी कि यदि मैं यहाँ वैक्यूम क्रिएट कर दूं, यानी कि यहाँ से सारे हवा को निकाल दूं, एक भी पार्टिकल नहीं है, मैं बोल रहा हूं, सुनाई दिया मैंने क्या बोला? ऐसा ही होगा जब यहाँ से सारे पार्टिकल को निकाल दिया जाए तो, राइट। और पार्टिकल होंगे तो आप तक वो एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन कुछ वेव ऐसे होते हैं जिन्हें मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो आइए एक नज़र हम लोग जानते हैं इनके डेफिनेशन पे। टाइप्स ऑफ वेव प्रोपगेशन की बात करते हैं, किस तरह के वेव हैं, किन्हें मीडियम की जरूरत होती है, किन्हें मीडियम की जरूरत नहीं होती है। देखिए जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वेव मोशन क्या होता है, डिस्टर्बेंस ऑफ वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट प्रोपगेशन इन मीडियम। दैट मीन व्हाट, देखिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, आप पार्टिकल भी आप कह सकते हैं, मीडियम के पार्टिकल्स भी आप बोल सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जो वेव प्रोपगेशन होता है, वेव प्रोपगेट कर रहा है, प्रोपगेट मतलब मूव कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब इसका पैटर्न अलग अलग हो सकता है, तो ये मैकेनिकल वेव या इलास्टिक वेव कहते हैं। किनको कहते हैं? मैकेनिकल वेव या इलास्टिक वेव। उन वेव्स को हम लोग कहते हैं जिन्हें मीडियम की जरूरत होती है। ये आपसे पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, इसका ये जो मैकेनिकल है, इलास्टिक वेव है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीड मीडियम, मीडियम की जरूरत होगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? मीडियम की, रिक्वायर मीडियम। नीड की जगह आप बेटर होगा कि मटेरियल का रिक्वायर आप लिख दो, रिक्वायर लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रिक्वायर मटेरियल मीडियम, मटेरियल मीडियम, ये रिक्वायर है, इसका जरूरी है, तभी इसको हम मैकेनिकल या इलास्टिक वेव के नाम से जानेंगे। देखिए ये दो तरीके का होता है, एक होता है ट्रांसवर्स वेव, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब जो ट्रांसवर्स वेव होता है ना, इनमें जो पैटर्न होता है ट्रांसवर्स का, वो कैसा होता है, वो परपेंडिकुलर होता है, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा। मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट, वाइब्रेट भी एक वर्ड है, वाइब्रेट भी वर्ड है, यहाँ भी वाइब्रेट बोल रहे हैं। वाइब्रेट मतलब, एक्चुअली वाइब्रेट मतलब होता है डिस्टर्बेंस। आपने मोबाइल वाइब्रेशन में डाला है,
भन, ऐसा करता है ना। तो क्या करता है ये वाइब्रेशन का मतलब होता क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं क्लियरली। ज्यादातर वाइब्रेशन जो है सॉलिड में दिखाई देता है, क्योंकि वाइब्रेशन का मतलब होता है मैं यहां पर हूं और मैं मूव करना चाहता हूं, लेकिन मेरे दाएं और बाएं में भी कोई है, आगे और पीछे भी कोई है, तो मैं अपनी एनर्जी तो दूंगा, यहां पे मैं अपनी एनर्जी तो दूंगा ताकि मैं इधर से इधर या इधर से इधर हो जाऊं। लेकिन चूंकि ये इधर जाने से रोकेगा, ये इधर जाने से रोकेगा, आगे वाला आगे जाने से रोकेगा और पीछे वाला पीछे जाने से रोकेगा, तो मैं अपनी एनर्जी एक ही जगह दिखा पाऊंगा, यानी केवल अपनी जगह हिल पाऊंगा, ऐसे करके भन, ऐसे हिल पाऊंगा। जैसे मेट्रो में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं, इतना भरे लोग हैं कि ठूस ठूस के। चाइना में ना एक स्पेशल 2 लोग होते हैं जो गेट पर लोगों को ऐसा करके धक्का देते हैं एकदम से, और एकदम से चिपका हुआ रहेगा ऐसे करके, आपने देखा ऐसे चिपका हुआ रहेगा। तो अगर उसे वाइब्रेशन करना होगा तो अपनी जगह मूव करेगा, उसी को बोलते हैं वाइब्रेट करना। तो मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट टू एंड फ्रो, ये भी एक वर्ड है, आपको ध्यान देना है, टू एंड फ्रो। देखिए यहां भी यूज होगा टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो क्या होता है, एक टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे और पीछे। इसका मतलब क्या होता है, आगे और पीछे, है ना, पीछे और आगे बोल सकते हैं, आगे और पीछे बोल सकते हैं, जो आपको बोलना है आगे और पीछे बोलते हैं इसको टू एंड फ्रो के, या पीछे आगे जो भी आप बोल लीजिए। टू एंड फ्रो का मतलब होता है बीच में एक मीन पोजीशन होता है, बीच में क्या होता है, एक मीन पोजीशन होता है। अब जैसे आपने पेंडुलम लटकाया होगा, तो जैसे पेंडुलम लटकाते हैं तो उसका जब पेंडुलम बिल्कुल सीधा होता है, जैसे पेंडुलम मतलब एक रबड़ का गेंद आप लटका दीजिए किसी धागे में, पेंडुलम की तरह काम करेगा वो। अब वो बिल्कुल सीधा लटका हुआ, तो ये इसका मीन पोजीशन है। लेकिन जब इसको आप मूव करेंगे तो ये देखिए, हो सकता है ये यहां तक जाए, या ये हो सकता है यहां तक जाए, लेकिन वापस वो आना चाहेगा अपने मीन पोजीशन पे। तो जब अपने मीन पोजीशन के इधर और इधर आगे पीछे मोशन करता है या ऐसे ऐसे मोशन करता है, उसी को बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। यानी कि अगर ठीक मैं आपके सामने हूं, ये मेरा मीन पोजीशन है, और यहां से मैं इधर आया, फिर यहां से फिर मैं इधर आया, फिर मैं यहां से इधर आया, तो इस तरह के जो ऐसा काम हो रहा है इसी को बोलते हैं टू एंड फ्रो। यानी ये मेरा हाथ आप देख रहे हैं, इसका ये मीन पोजीशन है। अब भन इधर 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 भन, देख रहे एक जगह पर ऐसे ऐसे करेगा, या ऐसे होगा, ऐसे होगा तो ऐसे ऐसे होगा, फिर ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट टू एंड फ्रो अबाउट देयर मीन पोजीशन। कैसे लिखते हैं ग्रामर में, ग्रामेटिकली इसको लिखते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन, ऐसा लिखते हैं अबाउट देयर मीन, एट नहीं बोलेंगे, एट नहीं बोलेंगे, अबाउट, अपने मीन पोजीशन के अबाउट, इर्द गिर्द घूम रहा है ये, अबाउट देयर मीन पोजीशन एट राइट एंगल। ये आपको ध्यान रखना है, राइट एंगल मतलब कैसे मूव कर रहा है ये पार्टिकल, देखिए ऐसे मूव कर रहा है, ऊपर देख रहे हैं, ये पार्टिकल जो है ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, यानी इस तरीके से जा रहा है। यानी कि अगर आप डायरेक्शन वाइज बात करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया फिर नीचे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके चलता रहेगा ये। तो इसी को हम लोग, तो वेव प्रोपागेशन को हम लोग ट्रांसवर्स वेव के नाम से जानते हैं। आपको आई होप समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप देखेंगे कहाँ कहाँ होता है, तो वेव्स फॉर्म्ड एट द वाटर सरफेस, जब पानी पे कोई पत्थर मारते हैं तो जो उसके सरफेस पे वेव क्रिएट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है। या स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब कोई भी धागा ले लेते हैं ना, तो धागा के अंदर फिर आप धागा को एक बार से खींच देंगे ना तो ऐसे ऐसे होना स्टार्ट हो जाता है। या फिर लाइट वेव, लाइट वेव भी जो होता है ट्रांसवर्स वेव में आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव की बात करते हैं। तो जब हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव की बात करते हैं तो यहां पर क्या हो जाता है, यहाँ पे मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो तो होगा, अबाउट देयर रिस्पेक्टिव मीन पोजीशंस भी होगा। भाई रिस्पेक्टिव मीन पोजीशन मतलब हर पार्टिकल का अलग अलग मीन पोजीशन होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, इसका ये होगा, इसका देखिए ये होगा, तो हर पार्टिकल का जो अपना अपना मीन पोजीशन है। लेकिन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, जिधर की ओर जा रहा होगा उधर ही होगा। जैसे देखिए इधर जा रहा है तो इधर हो जाएगा या इधर हो जाएगा, ये वाला एक हिस्सा हो गया यहाँ पे, समझ में आ रहा है। यहाँ पर अबाउट देयर मीन पोजीशन, ऐसे 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 ऐसे। सो यहाँ पर कहाँ हो जाएगा, वेव्स ऑन स्प्रिंग, या स्प्रिंग का आपने देखा होगा, स्प्रिंग में आप देखेंगे आगे पीछे खींच सकते हैं आप स्प्रिंग को, ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं होती, आगे पीछे होता है ऐसे। यानी स्प्रिंग जो होता है उसके दबाते हैं ऐसे करके, फिर निकालते हैं, दबाते हैं, करते हैं। या आपने साउंड वेव को देखा होगा, साउंड वेव में भी एयर में हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ, पार्टिकल गया तो यहाँ पर से तो गैप हो गया, लेकिन यहाँ वाला पार्टिकल नजदीक आ गया, फिर यहाँ वाला, फिर यहाँ वाला, फिर यहाँ वाला। तो इसी में एक बनता है कंप्रेशन, एक बनता है रेयरफेक्शन। यानी देखिए कुछ पार्टिकल्स होंगे जो एकदम कंप्रेशन हो जाएंगे, एकदम एकदम नजदीक नजदीक आ जाएंगे, एकदम कंप्रेशन में चला जाएगा, ये समझ में आ रहा है, एकदम कंप्रेशन पे चला जाएगा, ठीक है। और कुछ ये तो हिस्सा हो गया, ये एरिया कंप्रेशन हो गया, बाकी कुछ जगह आप देखेंगे तो ये जो है रेयरफेक्शन में चल जाएगा, ये रेयरफेक्शन में चल जाएगा। अगेन फिर यहां आप देखेंगे कि यहां फिर से कंप्रेशन हो जाएगा,
फिर से यहाँ पर जो है कंप्रेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, इस तरह से चलता है। एक लगातार जब आप बात करते हैं एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन की, एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन की, तो इसको एक वेव के नाम से जानते हैं, कंप्लीट वेव हो जाता है। एक लगातार जब हम बात करते हैं तो एक कंप्लीट वेव हो जाता है। यहाँ पर ऐसे गया फिर ऐसे, जैसे समझिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कोई भी आप मान लीजिए। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। आइए कुछ और हट के पढ़ते हैं जो आपके सिलेबस में पढ़ना है। जैसे हम बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव की। अब ट्रांसवर्स वेव में आते हैं हम लोग, तो ट्रांसवर्स वेव में देखेंगे आप, जैसे वाटर सरफेस पर, ये स्ट्रिंग पर, ये लाइट पे है, तो यहाँ पर एक्चुअली में ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहे हैं, यानी कुछ पार्टिकल ऊपर जा रहा है, कुछ पार्टिकल नीचे आ रहा है। तो इनका जो फॉर्मेशन कैसा बनता है कि जैसे ये हो गया स्ट्रेट लाइन, रे भाई सीधा बन जाओ, ये हो गया स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन के इर्द गिर्द ये मूव करना शुरू करेंगे, यानी कि आप देखेंगे ये वाला कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ से चला फिर ऐसे, और इस तरीके से ये जो है इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर होता क्या, चलिए एक और ले लेता हूँ, चलिए ठीक है इतना ही लेते हैं। यहाँ पर होता क्या है, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, इन टर्म्स को समझना पड़ेगा। ये पैटर्न है इनका पैटर्न है चलने का, ये पैटर्न ऊपर नीचे है, पैटर्न यहाँ पर है। तो इसमें ना कुछ चीज़ें आपको समझनी है। जैसे देखिए, इसको हम लोग क्रेस्ट कहते हैं, ऊपर वाले को, ये देखिए इसको क्रेस्ट कहते हैं, इसको भी हम लोग क्रेस्ट कहते हैं, C4 क्रेस्ट कहते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा कि जब हम बात करते हैं तो ये कौन सा कहलाता है, क्रेस्ट कहलाता है। इसी तरीके से नीचे भी होता है, यहाँ पे नीचे भी होता है ट्रफ, इसको बोलते हैं, टी बोलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लगातार जब आप बात करते हैं यहाँ पर क्रेस्ट का और ट्रफ्स का बात करते हैं, तो ये टी हो गया। मैं एक जगह लिख देता हूँ, CREST क्रेस्ट, TROUGS ट्रफ हो गया, यहाँ पर टी और टी हो गया यहाँ पे। तो अब यहाँ आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो एक इसका एक कंप्लीट सर्किल जब पूरा होता है, उस कंप्लीट सर्किल को हम लोग बोलते हैं एक वेव की लंबाई बोलते हैं। तो जैसा मैंने बोला कि एक वेव कब पूरा होगा, तो भाई एक वेव तब पूरा होगा जब ये इस वाले पॉइंट से चला और इस वाले पॉइंट तक पहुंचा, तभी तो पूरा होगा। यानी आपको चेक करना है यहाँ पे कि वेव पूरा हुआ कि नहीं हुआ है। तो ये ऊपर वाला आधा कटोरा उठा के इसके ऊपर आप रख देंगे तो एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। और जैसे ही एक कंप्लीट सर्कल बनेगा, इसका मतलब है कि इसको वन टाइम पीरियड के नाम से हम लोग जानते हैं कि एक टाइम पीरियड हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा लगातार आप एक चीज और नोट करेंगे कि अगर मैं इस C और इस C के बीच में बात करूं तो भी एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है। देखिए ये तो नीचे आधा कटोरा है ही है, मतलब सेमी सर्कल तो है ही है ये वाला नीचे वाला। अब सेमी सर्कल है, ये इस वाले को आप देखेंगे, इस वाले को और इधर वाले को आप देखेंगे, तो इन दोनों को मिलाएंगे आप तो कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए इन दोनों को देखिए, ये वाला हो गया, इधर वाला मिलाएंगे तो इधर से मिल गया, और नीचे वाला के मिलाएंगे तो नीचे वाला मिल गया, तो लगभग एक कंप्लीट सर्कल बन जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि एक क्रेस्ट और एक क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, यानी लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लैम्डा। जनरली डिस्टेंस है मीटर में, सेंटीमीटर में या पिकोमीटर में, वो अपने हिसाब से जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस पे हम लोग लेते हैं। तो लैम्डा क्या होता है, लैम्डा डिस्टेंस होता है, वेव लेंथ इसको बोलते हैं, वेव का लेंथ, यानी एक वेव कंप्लीट करने में जो लेंथ होता है उसी को हम लोग वेव लेंथ कहते हैं। उसी तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ से एक टी और इस टी के बीच में आप निकालेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको हम लोग लैम्डा कहेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। इसके बीच में आप निकालेंगे तो ये आपका लैम्डा हो गया। तो आई होप आपको यहाँ लैम्डा भी समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली लैम्डा यहाँ पर है क्या। अब यहाँ से आप एक टाइम पीरियड का निकाल सकते हैं। अगर मान के चलते हैं कि इधर जो है ये v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, हम मान लेते हैं कि इधर जो ये चल रहा है, ये वेव कंटिन्यू जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है, ये वेलोसिटी, इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ वेव v मान लेते हैं। देखिए वेलोसिटी ऑफ वेव अगर v मान लेते हैं, स्मॉल v मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग, तो यहाँ पर आप सिंपल फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि अगर टाइम पीरियड t है, अगर टाइम पीरियड t है तो यहाँ से आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि अगर वेलोसिटी यहाँ से v निकालना हो तो क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई टी हो जाएगा। मुझे बताइए होगा कि नहीं होगा। क्यों लैम्डा बाई टी होगा, क्योंकि ये हो गया डिस्टेंस, अरे वही 9वीं क्लास का, या अभी जो पढ़ा था काइनेमेटिक्स का, और ये हो गया टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या होता है, तो एक वेव को कंप्लीट करने का या उस लैम्डा को कंप्लीट करने का वो होता है आपका, इस डिस्टेंस को, एक लैम्डा को कंप्लीट करने को ही टाइम पीरियड कहते हैं। और ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ वेव हो गया, वेलोसिटी ऑफ वेव हो गया। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। जनरली ये मीटर पर सेकंड में ही लेंगे क्योंकि ये भी मीटर में ही होने वाला है। डिस्टेंस किस में हम लेंगे, डिस्टेंस ऑब्वियसली मीटर में ही लेंगे।
टाइम पीरियड सेकंड में ही लेंगे तो ऑब्वियसली ये मीटर पर सेकंड में ही आएगा। ये तो ये हो गई। अब यहाँ से कुछ चीज़ें और आती है बच्चों, फ्रीक्वेंसी आता है। अब फ्रीक्वेंसी होता क्या है, देखिए फ्रीक्वेंसी की जब हम बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी में कहा जाता है कि अभी आपने 1 सेकंड में कितना सर्कल कंप्लीट कर लिया, यानी कि आपके जाने का रफ्तार क्या है, मतलब किस तरीके से आप जा रहे हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर ये ऐसे 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 ऐसे, तो 1 सेकंड का, जब 1 सेकंड का आप टाइम देखते हैं तो ऐसे 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 मान लो इतना करता है, तो यहाँ पर 2 वेव कंप्लीट कर रहा है, यानी 2 टाइम पीरियड आ रहा है। देखिए यहाँ पर आप देखिए कितना सर्कल कंप्लीट कर रहा है, देखिए यहाँ से 1 फिर 1, तो ये 1 हो गया, फिर आधा यानी 2, यहाँ पर 2 कंप्लीट कर रहा है ये 1 सेकंड में अगर हम बात करते हैं तो उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी होता कुछ नहीं है, मतलब पर सेकंड को ही फ्रीक्वेंसी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं, पर सेकंड को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी बार आप उस चीज किसी काम को करते हैं, उसी को दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे आपने देखा होगा कराटे वगैरह में अगर किसी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, पट 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 मारना शुरू कर देगा। पंखा चलता है, पंखे की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, यानी पर सेकंड कितना ये सर्कल मूव करता है। तो वहाँ पर भी आप फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आप लेते हैं कि क्या फ्रीक्वेंसी के हिसाब से है आपका। आपने देखा लिखा होता है कि इतना है इतना है इतना है, सारा उसमें लिखा रहता है, उसमें पर सेकंड कितना जाएगा। हर पंखे की अपनी अपनी चीज़ें होती है, तो उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नच रहा है यहाँ पे, तो देखिए ऐसे से कर रहा है यहाँ पे, तो 1 सेकंड में स्लो वीडियो करेंगे तो ऐसे ऐसे, तो 1 सेकंड में 1 कंप्लीट किया है राउंड, या 2 राउंड कंप्लीट किया है, या 3 सर्कल कंप्लीट किया है। जो काउंटिंग आता है उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं यहाँ पे। सो अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो जनरली फ्रीक्वेंसी का मतलब वही होता है जिसको हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, न्यू से। तो कुछ आपके बुक में जो सिंबल्स होंगे ना, वी और न्यू में थोड़ा फर्क समझना, क्योंकि अगर इसमें आप कंफ्यूज हो गए तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर कहीं लिख देता हूँ, यहाँ पे अभी यहाँ पर स्पेस तो है, यहाँ पर इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को जनरली एन से भी डिनोट करते हैं, या देखिए ऐसे जाके ऐसे होता है, इसको न्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यू। वही न्यू है जो न्यू आप समझते हैं, इसको न्यू हम लोग बोलते हैं। और न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, 1/t होता है। क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, 1/t होता है। जब आप न्यू लिखते हैं ना तो इसको हम बोलते हैं 1/t, यानी कि टाइम का रेसिप्रोकल होता है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और आपको क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअली में जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो क्या हम बात करते हैं, ये तो हो गया आपका सेकंड में, तो ये निकलता है पर सेकंड। क्या निकलता है, पर सेकंड, जिसको हर्ट्ज की यूनिट्स में भी हम मेजरमेंट करते हैं कि इतना हर्ट्ज है या इतना हर्ट्ज है। तो ये चीज़ आपको ध्यान, HZ बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं, HZ है ना, हर्ट्ज जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक HZ जो होता है वो 1 पर सेकंड का होता है, जितना पर सेकंड आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो इस फॉर्मूले में भी आप इसको पुट कर सकते हैं। अब कैसे आप पुट कर सकते हैं इस फॉर्मूले में, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर इस फॉर्मूले को नीचे 1/t है, इस 1/t की जगह न्यू लिखा जा सकता है। और जब आप न्यू लिखेंगे तो जो आपका फॉर्मूला बन कर आएगा वो कैसा फॉर्मूला बन के आएगा, तो ये बन के आएगा v इज इक्वल टू लेमडा इंटू न्यू, ये बन के आएगा। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज हो गए सर ये तो ये भी v जैसा दिखता है, ये भी न्यू दिखता है, तो क्या हो गया, दिखता है, दिखने से क्या हो जाएगा। अब विराट कोहली है, उसके जैसा बहुत सारा आपको मिल जाते हैं जो उसी जैसे दिखते हैं, तो क्या आप उससे सेल्फी लेना शुरू कर देते हो या ऑटोग्राफ लेते हो, नहीं ना। तो फिर तो ओरिजिनल होता है, डिफरेंट है दोनों भाई। ये v फॉर वेलोसिटी है, ये न्यू फॉर फ्रीक्वेंसी है, दोनों में फर्क है। ये रिलेशन हमने आपको स्टेब्लिश किया ताकि इस रिलेशन के जरिए आगे भी आप पढ़ सकें। अभी तो बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी तो मैं उस वहाँ पर आया भी नहीं हूँ, वेव फंक्शन पे या बाकी चीज़ों पे मैं आया भी नहीं हूँ। अब हम आगे आते हैं ना, आगे समझते हैं थोड़ा सा। सो आगे यदि आप बात करते हैं तो आगे एक चीज़ आपको और क्लियर हो जाएगी। क्या क्लियर हो जाएगी, आपको थोड़ा यहाँ पर समझना है कि इस फार्मूले का काफ़ी यूज है, क्योंकि इसी फार्मूले से हम और भी चीज़ जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं मिटाता हूँ, आपको एक वर्ड समझाता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है अगर जो ना समझ में आए तो सबसे ज़्यादा चुभती है। इसलिए उन चीज़ों को पहले क्लियर कर लिया जाए, जान पहचान बढ़ा लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो थोड़ी तकलीफ़ होती रहती है, समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है यहाँ पे, हैं कि हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। देखो यहाँ ना एक वर्ड आता है फेज, बार बार आएगा, फेज 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 फेज। फेज का कई मायने रखता है, यानी कि आप इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से बात करेंगे तो फेज के कई सारे मीनिंग हो सकते हैं। यानी कि हम इलेक्ट्रिसिटी में बोलते हैं कौन से फेज में है,
या आप बोलते हैं ना कहीं रीजनल टाइप बोलते हैं कि जैसे नोएडा है कौन से सेक्टर में है, या सोसाइटी है कौन से फेज है, फेज 1 में है, फेज 2 में है, वो भी एक फेज होता है। बट यहाँ पर जो फेज की बात करेगा, जनरली यहाँ पर जो फेज होता है वो एक एंगल होता है। क्या होता है? एक एंगल होता है। और एंगल में भी एक हम बोल सकते हैं कि वो कहाँ पर अप्लीकेबल होता है। मैं भी आपको बता दूं, ये रेडियन में हम लोग लेते हैं। रेडियन में हमेशा पाई से डिनोट करते हैं। यानी कि जब रेडियन की बात करते हैं तो यहाँ पर होता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये आपको समझना, एंगल डिग्री और रेडियन का ये रिलेशन होता है। तो जब हम फेज की बात करते हैं, जी हाँ, इसी फेज की जब बात करते हैं तो एक तरह से एंगल स्वेप्ट होता है। आप बोल सकते हैं यहाँ पर कि कितना एंगल इसने स्वेप्ट किया है। एंगल स्वेप्ट यानी स्वेप्ट मतलब झाड़ू लगाना, बटोरना। तो होता क्या है कि जैसे मान के चलिए, थोड़ा सा आपको जानकारी केवल बता देता हूँ मैं, थोड़ा सा आपको बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर जो है, ऐसे समझिए, यहाँ पर जो है, इसको और इधर बना देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मान के चलिए x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 ऐसे समझते हैं। और यहाँ पर मान के चलिए x इज इक्वल टू x है, ये समझते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए t बराबर 0 है, ये t बराबर t है, और यहाँ पर मान लीजिए पार्टिकल मूव कर रहा है। तो इसी को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इसका प्रोजेक्शन लेते हैं। सर्कुलर मोशन इसका प्रोजेक्शन होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक सर्कुलर मोशन प्रोजेक्शन होता है। इसको ऑसिलेशन बोल सकते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। जब आप अपने मीन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करता है तो यानी ये इधर जा रहा है फिर वापस इधर ही आएगा, ये इधर जा रहा है वापस फिर इधर आएगा, फिर ये चलता रहेगा। तो यहाँ पर इसका ना एक सर्कुलर मोशन बनाते हैं, एक इसका हम लोग सर्कुलर मोशन बनाते हैं, और यहाँ पर ये इस तरह से ऐसे बना देते हैं। अब देखिए ध्यान से, आप देखेंगे इस तरह से इसको ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर होगी, यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये लाइन जो दिख रहा है, ये हमने ये वाला लाइन ले लिया है, ठीक है, ये लाइन ले लिया है हमने। तो अभी क्या है कि पार्टिकल कहाँ पर है, x इज इक्वल टू 0 पर है। फिर ये पार्टिकल पहुँचता है कहाँ पर, मान के चलिए पहुँचता है x इज इक्वल टू x पे, यहाँ पर पहुँचता है। चूँकि पॉजिटिव में नेगेटिव होता है इधर की तरफ, तो हम नीचे की ओर लेते। तो अगर यहाँ पर ले रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका प्रोजेक्शन लेते हैं हम लोग। प्रोजेक्शन का मतलब हो गया कि अब आप इसको समझिए, इसको ऐसे करके यहाँ पर मिलाते हैं हम लोग, यानी इसको प्रोजेक्शन लेते हैं। प्रोजेक्शन का मतलब हो गया इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं। आपको नहीं ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, चैप्टर आपने नहीं पढ़ा, बस इतना ही समझिए कि इस तरीके से फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम लोग लेते हैं। जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेते हैं यहाँ पे, और इस ऑरिजिन से इसको मिला देते हैं यहाँ पे, यानी कि इसका साथ वाला पार्टिकल मान के चलते हैं, काल्पनिक मान के चलते हैं कि एक्चुअली में हमारा पार्टिकल यहाँ पर है, पर मान के चलते हैं कि इसके साथ एक और पार्टिकल है जो इसके साथ साथ इस पे मूव कर रहा है, इस सर्कल पे मूव कर रहा है। तो इसको हम बोल देते हैं ये साथ वाला पार्टिकल। हम इसको बोल देते हैं कि भाई ये साथ वाला पार्टिकल है, ये जो है साथ वाला पार्टिकल है, बॉडीगार्ड की तरह है। तो यहाँ पर ये प्रधानमंत्री चलेगा, इसका ये बॉडीगार्ड इधर चलेगा। तो अब यहाँ से हुआ क्या, एक्चुअली इसी को प्रोजेक्शन कहते हैं। हुआ क्या, जब ये 0 पर था, 0 के बाद ये ऐसे मूव किया। तो जब ये मूव किया बच्चों, तो यहाँ पर जो एंगल स्वेप्ट हुआ है ना, ये जो एंगल स्वेप्ट हुआ है, मान लेते हैं इसको फाई बोल देते हैं, इसको फाई बोलते हैं, थीटा बोलते हैं, जो बोलना है। इसी फाई को हम लोग फेज कहते हैं। क्या बोलते हैं? फेज कहते हैं, इसी को फेज कहते हैं। तो आपसे जहाँ भी फेज आएगा आप समझ जाना कि एक्चुअली में फेज है क्या। यहाँ पर फेज कुछ और नहीं है, यानी आप यहाँ भी बनाते थे, यहाँ भी आप बना सकते थे, यहाँ पर भी आपका बन जाता, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चरल फॉर्म में यही आपका बनता है। सो सपोज करते हैं फेज का मतलब क्या होता है। अगर मान के चलिए कोई यहाँ पे होता, सपोज करते हैं कि कोई इधर होता, तो अगर यहाँ पर होता, इसका मतलब क्या, पार्टिकल यहाँ पर है तभी तो यहाँ पर आया है। तो इसका फेज फिर कौन सा ले लेते, ये वाला इसका फेज हो जाता। ये पूरा इसका जो ये होता, ये वाला आपका फेज हो जाता। कि नहीं, यहाँ से हम कितना इसको ले रहे हैं, ऐसे कर कहाँ तक जा रहा है, उसको हम लोग फेज कहते हैं यहाँ पे। तो फेज का मतलब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फेज हम क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या आपको बताना चाह रहे हैं। साथ में यहाँ वेव इक्वेशन क्रिएट होता है, उस वेव इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं। हालांकि अभी जो इक्वेशन क्रिएट होगा वो आपके अभी वेव में जो इस्तेमाल होगा वो डिफरेंट होगा, बट यहाँ जो होगा वो डिफरेंट होगा। अब होता क्या है, एक इसको फॉर्मली दिखाते हैं, बाई इज इक्वल टू ऐसा लिखते हैं, ए साइन ओमेगा टी, ऐसा लिखते हैं, ओमेगा टी प्लस फाई के फॉर्म में लिखते हैं। कैसा लिखते हैं, ए ओमेगा टी प्लस फाई लिखते हैं। ये जनरल SHM का एक फंक्शन होता है। फंक्शन क्या होता है,
फंक्शन एक मशीन की तरह होता है। फंक्शन एक मशीन होता है, उस मशीन में डालेंगे वो निकलेगा। जैसे मॉड एक फंक्शन होता है, मॉड एक फंक्शन है, यहाँ जैसे ही नेगेटिव डालेंगे बाहर पॉजिटिव आएगा, ये एक मोड एक फंक्शन हो गया। डिफरेंशिएशन एक फंक्शन होता है, इंटीग्रेशन एक फंक्शन होता है। फंक्शन एक जूसर मशीन हो गया, उसमें कोई भी चीज़ आप डालेंगे तो उसमें हमेशा देखेंगे एक होता डिपेंडेंट, एक होता इंडिपेंडेंट। यानी आपका जो रिजल्ट है वो डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंड कर रहा है, जितना आप फ्रूट लेंगे उतना ही आपका जूस निकलेगा। तो डेट इज कॉल्ड, जो आप ले रहे हैं मतलब जो आप क्या बोलते हैं अंदर से जो डाल रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट। लेकिन उस पर जो डिपेंड कर रहा है वो हो गया डिपेंडेंट हो गया यहाँ पे। तो बाई यहाँ पर क्या हो गया, बाई हो गया डिपेंडेंट, बाई डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया यहाँ पर। और देखेंगे यहाँ पर क्या इंडिपेंडेंट होगा यहाँ पे, तो अंदर में आप देखेंगे ये वाला फेज हो गया, इस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। ए क्या होता है, ए को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है, यानी आप ग्राफ में यहाँ भी देखेंगे कितनी ऊंचाई तक ऊपर गया, तो देखिए ये इतनी ऊंचाई तक ऊपर गया है, या नीचे उतनी ही ऊंचाई, जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा। इसी को हम लोग ए कहते हैं। यहाँ भी ए कहेंगे, यहाँ पर माइनस कहेंगे, यहाँ पर प्लस में कहेंगे। तो यहाँ पर ये तो कांस्टेंट हो जाता है। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको, एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये तो कांस्टेंट हो गया, यानी ये तो फिक्स होता है। यहाँ पे बच गया साइन का फंक्शन होता है, इसको बोलते हैं साइनोसॉइडल फंक्शन के नाम से जानते हैं। डिटेल में नहीं बता सकता, क्योंकि डिटेल यहाँ जरूरत ही नहीं है, तो कोई पढ़ने का मतलब ही नहीं बनता है। ये डिटेल साइन के बाद ये डिफ्रेंसिएशन अगला कॉस में चला जाता है, खैर उसकी जरूरत ही नहीं है। साइन थीटा, जो थीटा आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, मान के चलिए लिखा होता बाई ए साइन थीटा होता, उसी थीटा की जगह पर लिखा हुआ है ओमेगा टी प्लस फाई लिखा हुआ है यहाँ पर। ओमेगा क्या होता है, कैसे होता है, वो भी हम जानेंगे समझेंगे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी के नाम से हम लोग जानते हैं यहाँ पे। खैर थोड़ा सा समझते हैं। तो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है, ये हो गया फेज। ये क्या हो गया, फेज इसको बोलते हैं। अगर टाइम 0 पर लेंगे हम लोग, तो टाइम 0 पर लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो केवल फाई बचेगा। इसलिए फाई को हम लोग इनिशियल फेज के नाम से जानते हैं कि ये इनिशियल फेज होता है, यानी फाई उसमें ऐड कर देते हैं। फाई केवल, अगर मैं फाई की बात करूं तो फाई को हम लोग इनिशियल फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, इनिशियल। कोई हार्ड नहीं है, बस समझना है आपको। ये एक फंक्शन है जो आपको याद रखना है यहाँ पे, राइट। लेकिन अभी क्या है कि इसी चीज को हम यहाँ एक फॉर्मेट में क्रिएट करेंगे, लेकिन अभी कुछ चीजें हम थोड़ा सा समझते हैं, पढ़ते हैं। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि ये जो फेज आने वाला है वो किस में आने वाला है, तो ये फेज आने वाला है आपका रेडियन में आने वाला है। तो अगर रेडियन में आने वाला है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई है, तो मैं यहाँ से मिटा सकता हूँ। मुझे लगता है मैं यहाँ से मिटा सकता हूँ। आपको ये चीज़ें समझ में आ ही गई होगी। नहीं भी समझ में आ रहा है तो बस इतना ही समझो कि एक फंक्शन है जिसको लिखते हैं बाई इज इक्वल टू ए, सबसे पहले होता है, साइन का फंक्शन होता है। इसका जो फेज होता है वो बदलता रहता है। जैसे ये जनरल है, यानी एसएचएम की बात कर रहा हूँ मैं। जब मैं वेव में आऊँगा तो अंदर में ये ओमेगा टी माइनस फाई हो जाता है। तो कुछ चीज़ें होती है जो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, प्लस माइनस फाई यहाँ पर हम लेते रहते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई घबराने वाली या चिंता करने वाली बात नहीं है। तो ये फंक्शन आपके सामने रिपीट होता जाएगा। और आगे भी जो आप वेव में पढ़ेंगे, जो आगे आप वेव में पढ़ेंगे, क्योंकि वेव क्या होता है, एक पीरियोडिक यानी कि ऑसिलेशन करता है टू एंड फ्रो। तो वहाँ भी जहाँ जहाँ वेव होगा या जहाँ जहाँ भी ऑसिलेशन वाला होगा, वहाँ सेम ऐसा ही कुछ फंक्शन आएगा। और अलग अलग फंक्शन, जैसे कि मान अगर बाई वन लूंगा तो A1 हो जाएगा, फेज कुछ और हो जाएगा। यहाँ पर मैं बाई 2 लेंगे तो ये A2 हो जाएगा। तो अलग अलग पार्टिकल्स का अलग अलग होता है। तो इसको मैं भी मिटा देता हूँ और मिटा के हम अपने बात करते हैं, जो हम भी सीख रहे हैं, जो हम अभी सीख रहे हैं हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप वीडियो पीछे करके लिख भी सकते हो चाहो तो, कोई इस तरह की बात नहीं है। चलिए इसको थोड़ा सा हम इधर मिटाते हैं और यहाँ पर हम बेसिक आते हैं, यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा। मान के चलते हैं कि 2 कंजुगेटिव पार्टिकल्स है और दोनों जो है लेमडा डिस्टेंस पर है, ठीक है। और उनका जो फेज है वो 2 पाई है। तो सपोज करते हैं कि 2 कंजुगेटिव पार्टिकल्स है, 2 लगातार कॉन्स्टिक्यूटिव पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब दोनों के दोनों जो सेपरेट हैं वो दोनों के दोनों लेमडा सेपरेशन जो इनका है, इनका जो सेपरेशन है वो मान लो लेमडा है, ठीक है। मान लो लेमडा मान लेते हैं। और इनका जो फेज है, फेज इन दोनों के बीच का जो फेज है वो मान लेते हैं 2 पाई है। क्यों 2 पाई नहीं मान सकते क्या? अभी तो बताया कि फेज जो है वो 2 पाई रेडियन में लेते हैं हम लोग, तो इसका फेज मान लेते हैं 2 पाई है। तो एक वर्ड यहाँ क्रिएट होता है, इसको बोलते हैं फेज चेंज पर यूनिट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, एक वर्ड आता है यहाँ पर फेज चेंज। फेज चेंज तो कर रहा है
लेकिन पर यूनिट डिस्टेंस बोलते हैं, फेज चेंज पर यूनिट डिस्टेंस बोलते हैं। तो देखिए फेज चेंज कितना हुआ 2 पाई और डिस्टेंस क्या हो गया लेमडा। तो ये जो चीजें आपके सामने लिखी हुई आई है, फेज चेंज पर यूनिट डिस्टेंस 2 पाई बाय लेमडा, इसको हम लोग के से डिनोट करते हैं और इसको प्रोपागेशन कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। इसी चीज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, तो इस चीज को हम लोग जानते हैं प्रोपागेशन कांस्टेंट। क्या जानते हैं, प्रोपागेशन कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। तो अब जब भी आ जाए प्रोपागेशन कांस्टेंट तो आपको समझ जाना है कि के की बात कर रहा है, और एक्चुअली में के है क्या, तो फेज चेंज पर यूनिट डिस्टेंस से कब, जब हम सपोज करते हैं यहाँ पे कि एक तो ये आपको समझना है कि यहाँ पर जो फेज हम ले रहे हैं 2 पाई का ले रहे हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पर ये टर्म समझना है, ये क्लियर करना है कि एक्चुअली में यहाँ पर ये काम हो रहा है यहाँ पर कि फेज चेंज 2 पाई का है और डिस्टेंस हम लोग लेमडा ले रहे हैं। तो इस के को हम बोलते हैं प्रोपागेशन कांस्टेंट, यानी फेज चेंज पर यूनिट डिस्टेंस केस को हम कैटेगरी में रखते हैं। देखो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ चुपचाप पढ़ते जाओ, समझते जाओ, क्योंकि मेरी कोशिश है आपको इजी करना, वरना इस मुझे डायरेक्टली में आते ही सीधा यहाँ से मैं स्टार्ट करता, यूँ छूट के थोड़ा सा बहुत बताता 5 मिनट, बाकी यहाँ तक अब तक तो आधा चैप्टर खींच देता। लेकिन ऐसा क्या पढ़ाने का क्या फ़ायदा जो आपको समझ में ही नहीं आए। आपकी डिमांड आ रही थी कि सर आप बेब का करवाइए, बेब का करवाइए, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग आप इतना हमारे लिए मतलब कहीं ना कहीं फैमिली का हिस्सा समझते, तभी तो आप एक अधिकार के नाते हमसे बोल पाते हैं। बाकी जगह तो ऐसा कोई सुनने वाला भी नहीं आपका है। तो यहाँ पर जो है मुझे अच्छा लगता है, मैं आपके लिए तो मेहनत कर रहा हूँ, तो आप हमसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, फेज चेंज पर यूनिट डिस्टेंस, ये हमने कर दिया। एक और टर्म जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताने वाला हूँ। फ्रीक्वेंसी तो मैंने आपको बता दिया है, बट अब आपको बताने वाला हूँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, उसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, और यहाँ हम निकालते हैं फेज चेंज पर यूनिट टाइम। तो सपोज कीजिए कि टाइम हम बात करेंगे तो एक टाइम पीरियड की बात करेंगे, यानी कंप्लीट टी की बात करेंगे, कैपिटल टी की हम लोग बात करते हैं कंप्लीट सर्कल को पूरा करने में। तो यहाँ जो वर्ड आपका आता है, एक वर्ड आता है यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ, वो वर्ड आता है फेज चेंज पर यूनिट टाइम। तो जब हम बोलते हैं फेज चेंज पर यूनिट टाइम, यानी 2 पाई बाई टी, क्या बोलते हैं 2 पाई बाई टी। और इस चीज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इस चीज को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, इसको ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं। यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर एक्चुअली में फेज चेंज पर यूनिट टाइम ले रहा हूँ, इसको हम बोलते क्या हैं, तो इसको हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं इसको। समझ में आ रहा है आपको। तो ये टर्म आपका रहा जो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ कि देखो बाबू डरना नहीं, जो चीज़ें हैं वो आपको आराम आराम से बता रहा हूँ, दिमाग में सेट करते चलो कि जब हम बात करते हैं फेज चेंज पर यूनिट डिस्टेंस की तो उसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, उसको प्रोपागेशन कांस्टेंट कहते हैं। और जब हम बात करते हैं फेज चेंज पर यूनिट टाइम की तो उसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से डिनोट करते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे आप इसको जब मतलब और ब्रेक करेंगे तो आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि जो फार्मूला आपको दिख रहा है यहाँ पर 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू ओमेगा, एक्चुअली आप यहाँ इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम इधर मिटा देते हैं। मज़ा आ रहा है आपको पढ़ने में? हाँ सर मज़ा आ रहा है, समझ में भी आ रहा है, बिल्कुल समझ में आएगा, क्यों नहीं समझ में आएगा। थोड़ा सा वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा, लेकिन एक ही टाइम ना, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ये, हमेशा थोड़ी बार बार। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आप एक चीज़ क्लियर करेंगे कि ये लिखा हुआ है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, यानी 2 पाई बाई टी को लिख सकते हैं 2 पाई न्यू भी आप लिख सकते हैं। बोलिए 2 पाई न्यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर 2 पाई न्यू लिख सकते हैं, राइट। चलिए अगर आप 2 पाई न्यू यहाँ पर लिख सकते हैं तो एक चीज़ और आपको क्लियर होगा कि यदि आप यहाँ पे फेज चेंज पर यूनिट डिस्टेंस जो आपने लिखा था और इसको आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा था लेमडा इंटू न्यू वो वेलोसिटी देता है। तो देखिए हम एक काम करते हैं, एक हम ऐसा निकाल देते हैं, ऊपर ओमेगा लिखते हैं और नीचे के लिखते हैं। तो ऊपर ओमेगा जब आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई न्यू,
और जब आप k लिखेंगे तो k का आ जाएगा 2 पाई बाई लेमडा। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, ये लेमडा ऊपर चला गया, तो क्या आ गया, लेमडा इंटू न्यू आ गया। क्या आ गया, लेमडा इंटू न्यू आ गया। और एक्चुअली में ये क्या है, वेलोसिटी है। क्या है ये, बोलो, वेलोसिटी ही तो है यहाँ पर। ये देखो ये वाला, यहाँ चेक करो, ये है यहाँ पे। सो यहाँ से एक नया टर्म आपके सामने आता है। यहाँ समझना आपको कि जब आप बच्चों बात करते हैं वेलोसिटी की, तो एक्चुअली में वेलोसिटी है क्या, एक्चुअली में वेलोसिटी क्या है, तो आप देखेंगे वेलोसिटी एक रेशियो है। किस चीज का रेशियो है, तो वेलोसिटी एक रेशियो है जिसमें ऊपर हम लेते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ऊपर क्या लेते हैं, ऊपर लेते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, और नीचे हम लोग क्या लेते हैं, तो नीचे लेते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट। नीचे क्या लेते हैं, प्रोपगेशन कांस्टेंट लेते हैं, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। और इस तरीके से ये चीज आपके सामने मतलब निखर के सामने आती है, ये चीजें आपको दिखाई देती है। तो यहां तक चीजें आपने क्लियर कर लिया और यहां तक आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए अब हम आगे इसको समझते हैं और आगे थोड़ा क्लियर करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे समझते जा रहे हैं वैसे वैसे जो है दिमाग में चीज़ें सेट होती जा रही है। आगे हमें समझना क्या है, देखना क्या है, जो मैंने आपको बताया था। मान लेते हैं एक सिंपल हार्मोनिक वेव है, एक सिंपल हार्मोनिक, हार्मोनिक का मतलब क्या होता है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। हार्मोनिक मोशन का मतलब होता है जिसमें एक्सेलरेशन या उसका डिस्टेंस या उसकी वेलोसिटी भी रिपीट करती है, तो ऑसिलेशन भी होगा, साथ में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस भी उसका रिपीट करेगा एक टाइम के बाद। दैट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगर मैं हार्मोनिक वेव की बात करता हूँ, तो इफ वी टॉक अबाउट एनी हार्मोनिक वेव है और उसका मान के चलते हैं कि वो कहाँ है, x इज इक्वल टू 0 पर है। तो अगर x इज इक्वल टू 0 पर होगा तो सिंपली जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। कब, ये क्या है, ये व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये क्या हम दे रहे हैं, सिंपल, सिंपल हार्मोनिक वेव इक्वेशन इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक वेव इक्वेशन। ये आपको ध्यान रखना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक वेव इक्वेशन पढ़ रहे हैं। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और ये वाला जो हम पढ़ रहे हैं ये दिमाग में सेट करना है। लेकिन ये कब है, जब x इज इक्वल टू 0 पर ले रहे हैं, एट x इज इक्वल टू 0 पर हम लोग लेते हैं, तब यहां बात करते हैं। ये बात क्लियर हो रही है आपको। अब देखिए, अब यहां पर बात करता है कि देन द फेज ऑफ वाइब्रेशन एट p एट दैट वेरी टाइम, मतलब एक टाइम के बाद, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इसका फेज, यदि यहां पर आप दिखाएं, यहां पर ओमेगा टी था, अब ओमेगा टी तो था इसका x इज इक्वल टू 0 पर, लेकिन अब कुछ एंगल और फाई है। तो जब आप एंगल फाई लेंगे, यानी कि आप फेज फाई लेंगे, तो अगेन अगला जो आएगा यहां पर वो आ जाएगा y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस फाई होता है। यहां पर ये आपको ध्यान रखना है, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब हम ऐसा लेते हैं तो यहां क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस फाई लेंगे। अभी भी देखिए यहां पर ये इसका फेज है और यहां पर ये इसका फेज है। ये आपको समझना है कि जनरल हम चीजें ले रहे हैं। यहां पर ग्राफ इसका कैसा बनेगा, तो ग्राफ इसका सेम है, यही ग्राफ इसका है, लेमडा है, पी है, सब कुछ है, ग्राफ में वही इसका ग्राफ जाएगा। जैसे अब ग्राफ में बात करेंगे तो ये वाला देखिए, ये वाला x हो गया यहाँ पर, ये मान लीजिए पॉइंट P मान लेते हैं जिस पॉइंट की मैं बात करता हूँ, ये पॉइंट O हो गया है, ये देखिए वो O हो गया है, ये बाई वाला हो गया यहाँ पर, ये माइनस बाई का हो गया। ऊपर में आप लेंगे ये वाला तो ये प्लस ए हो जाएगा, नीचे के आप ये लेंगे तो ये माइनस ए हो गया, और क्या रहेगा, यही रहेगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है यहाँ पे। चलिए यहाँ पर समझ जाने के बाद अब आगे थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं और आगे इसको देखते हैं। अच्छा बच्चों, मुझे एक बात बताओ, यहाँ जो मैंने लिया है फेज चेंज पर यूनिट डिस्टेंस, क्या मैं इस चीज को ऐसे नहीं ले सकता था, k इज इक्वल टू फेज की जगह में फाई ले सकता था? भाई 2 पाई की जगह फाई भी हो सकता है ना। अगर मान लो और करके मैं फाई अपॉन लेमडा लिखता, ये भी लिख सकता, लेमडा की जगह मान लो लेमडा ना लिख के मैं x लिखता, तो भी तो यहाँ पर इसको हम k ही कहते। बोलो समझ में आ रहा है। अगर मान लो मैं जो है फाई की जगह पे, ये जो फाई आपको दिख रहा है, मैं तिरछा कट कर रहा हूँ, आप सीधा कट कर लो, ये जो फाई में लिख रहा हूँ,
इस फाई की जगह पे मान लो इस 2 पाई की जगह फाई ले लेता, वेरी करता, लेमडा की जगह एक्स लेता। क्योंकि लेमडा ले रहे हैं तो ऑब्वियसली यार जब लेमडा कंप्लीट करता तो एक सर्कल में 2 पाई का फेज आता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर तो नहीं आ रहा ना, यहाँ पर तो नहीं आ रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर 1 पाई, फिर यहाँ दूसरा पाई, तो 2 पाई का काम हो जाता है। यहाँ पर 2 पाई मतलब आप समझे 360 डिग्री के आसपास आता है, एक सर्कल कंप्लीट करता है। तो ये हो गया। यानी हम बोल सकते हैं k इज इक्वल टू फाई अपॉन एक्स। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एक्स हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आ रही है। फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एक्स हो जाएगा। सर क्या बता रहे हैं आप, समझने की कोशिश तो करो। इतना ब्रेक करके तो बता रहा हूँ। हाँ सर समझ में आ रहा है। मैंने तो बोला ना फेज चेंज पर यूनिट डिस्टेंस, तो फेज चेंज तो कुछ भी हो सकता है ना। मैंने फाई ले लिया पर यूनिट डिस्टेंस, ये कहाँ बोल रहा है लेमडा ही लेना है, हमने एक्स ले लिया। तो बोलो इस फाई की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, हेलो, इस फाई की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, बाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। यस सर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो अगर बाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ले सकते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया है, ये देखो हेलो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, देखो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ये क्या लिया था, फेज चेंज पर यूनिट टाइम। यानी कि एक अगर टी टाइम पीरियड की बात करते हैं 2 पाई बाई टी, और यहां पर एक कंप्लीट लेमडा की बात करते हैं तो के हो जाता है 2 पाई बाई लेमडा, जो फेज चेंज पर यूनिट डिस्टेंस, फेज चेंज पर यूनिट डिस्टेंस, फेज चेंज पर यूनिट टाइम, फेज चेंज पर यूनिट डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। पर यूनिट डिस्टेंस होगा तो के हो जाएगा, प्रोपगेशन कांस्टेंट हो जाएगा, और जब पर यूनिट टाइम की बात करेंगे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो क्या यहां पर इस W की वैल्यू को यहां, ये वाली वैल्यू यहां नहीं पुट किया जा सकता है, ये सर किया जा सकता है। या इस K वाली वैल्यू को क्या यहां पुट नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो आइए ना फिर, क्या किस बात की देरी है, पुट करते हैं हम लोग। तो अगर इस चीज को आप पुट करेंगे तो पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए साइन, इधर आ जाते हैं, ए साइन, और इधर ओमेगा, ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, और इधर के की जगह क्या लिख सकते हैं, कहाँ गया 2 पाई बाई लेमडा, और ये क्या हो गया, एक्स हो गया। अच्छा इसमें से बताओ मुझे, क्या 2 पाई बाहर निकल जाएगा, ये सर 2 पाई बाहर निकल जाएगा। तो ए साइन 2 पाई बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बाई टी माइनस क्या बचेगा, एक्स बाई लेमडा बचेगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है सर, समझ में तो आ रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर आपको समझ में आ रहा है ये चीज़ें तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। तो आगे हम लोग बात करते हैं। अब मुझे एक बात बता दीजिए कि क्या इस चीज़ को आगे और हम किस रूप में या किस तरीके से लिख सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया ना, फिर हमसे एक यहाँ पर मिस्टेक हो गया, टी छूट गया है, तो ये हो जाएगा कैपिटल स्मॉल टी बाई टी। अच्छा एक चीज़ आप ध्यान दे रहे हैं, ये जो बाई फंक्शन है ना, ये जो बाई फंक्शन है, एक्चुअली में ये फंक्शन किस चीज़ का है, इसका देखिए ये बाई है 100t का फंक्शन है। जब आप ऐसा लिखते हैं 100t, तो यहां पर क्या बोलते हैं, बाई इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। मैं यहां लिखता हूं बाई इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, यानी एक्स एंड टी वेरी करेगा, ये चेंज करेगा। अब तक हम सिंपली लेते एक्स इंडिपेंडेंट है, यानी कि एक ऐसा जूसर मशीन है जिसमें हम एक साथ 2 फ्रूट को डाल सकते हैं, एक फ्रूट एक्स है, एक फ्रूट टी है, इन दोनों को डालेंगे तब ये रिजल्ट आएगा बाई, यानी डिपेंडेंट है ये। समझ में आ रहा है आपको। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि टी बाई टी हो गया, यहाँ पे एक्स बाई लेमडा हो गया। अब मुझे एक बात आप बताइए कि अगर मैं लेमडा से, आप ऐसा समझिए कि मैं लेमडा की ही बात कर रहा हूं यहाँ पे, अगर लेमडा को यहाँ पर मैं बाहर निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा, अगर मैं लेमडा को बाहर निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ तो लेमडा है जो बाहर आ जाएगा, लेकिन यहाँ लेमडा तो नहीं है, तो यहाँ फिर एक लेमडा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा ए साइन 2 पाई, देखिए कैपिटल टी लेमडा
और नीचे भी टी लेमडा, ऐसे लिखना पड़ेगा माइनस एक्स बाई लेमडा। यानी हमने वो काम किया है जिससे कोई किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी हमने लेमडा से यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया, लेमडा से हमने डिवाइड भी कर दिया है, कर दिया ना यहाँ पे। तो ऐसा करने के बाद नीचे वाले लेमडे को यदि हम निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा ए साइन 2 पाई बाई लेमडा। और ये देखिए ये क्या बच जाएगा, लेमडा निकल गया तो लेमडा बाई टी, और ये स्मॉल टी माइनस केवल एक से यहां ये बच जाएगा। बोलिए यही बच जाएगा ना यहाँ पे? हाँ जी सर, केवल यही बच जाएगा। अब लेमडा बाई टी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ, वेलोसिटी हम लोग बोलते हैं। तो अगर लेमडा बाई टी को आप वेलोसिटी बोलते हैं तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग ए साइन 2 पाई बाई लेमडा। अब 2 पाई बाई लेमडा को 2 पाई बाई लेमडा ही लिख देते हैं हम लोग, 2 पाई बाई लेमडा। और यहां क्या हो जाएगा, वी टी माइनस एक्स, वी टी माइनस एक्स हो गया, ये हो गया ये। यानी कि हम वेलोसिटी के टर्म में भी इसको हम लिख सकते हैं जो चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। तो इनडायरेक्टली यहाँ तक हम पहुँचने का मकसद क्या था, यहाँ पहुँचने का मकसद ये था कि हम ये लिख पाए बाई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स। ये हम लिखने में सफल हो गए, ये हम लिखने में सफल हो गए। यानी ये इसको हमने इस फॉर्म में भी लिख के दिखा दिया कि इस फॉर्म में भी हमने लिखा है। ये देखिए, क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। सो यहां से हम थोड़ा आगे और क्लियरली समझते हैं। कॉपी पेन पे इसको लिखते चलेंगे तो आपको भी मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। चलिए अब इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं इधर, और हम लोग ना इसको इधर रफ करके उसके बाद थोड़ी चीज़ें और हम लोग जानते हैं समझते हैं, जो कि इसके साथ करते हैं। प्रैक्टिस थोड़ी सी है और कोई बात नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, फिर आपके एकदम स्ट्रांग मज़ा आ जाएगा आपको। देखिए यहाँ पर जो हमने लिखा था बाई इज इक्वल टू एक्स टी, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूँ सपोज कीजिए, तो इस चीज़ को अगर सपोज कीजिए, देखिए अभी तो यहाँ पर इनिशियल फेज, जैसे देखिए ये मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर इस तरह से होता है। तो अभी क्या इनिशियल फेज मान लो 0 है, मान लो इसी पर है। लेकिन अगर इनिशियल फेज कुछ ऑलरेडी फाई नॉट होता, पहले से फाई नॉट होता इनिशियल फेज, फाई नॉट पहले से इसका इनिशियल फेज अगर होता, उसके बाद फिर ये आगे बढ़ता, यहाँ पर मान लीजिए फाई बढ़ता है, तो ऐसे कंडीशन में इफ अगर आपको दे देता इनिशियल फेज अगर मान लो फाई नॉट दे देता, तो यहाँ पर हमें ऐसे इसको करना पड़ता, बाई इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, और ये हो गया ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ना, इसको ऐसे कर देते हैं प्लस फाई नॉट। ये कुछ ऐसे डिनोट हम लोग करते हैं। लेकिन जनरली अगर फाई नॉट 0 देगा, तो अगर 0 देगा मतलब नहीं कंसिडर कर रहा है, तो सीधा इसी पे आ जाएंगे, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स पे आ जाएंगे। अच्छा एक चीज़ आप ध्यान रखना, यहाँ पर हम निकाल सकते हैं फेज चेंज। क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर? फेज, देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ हम निकाल सकते हैं फेज चेंज। फेज चेंज मतलब अगेन वही एंगल का, देखिए यहाँ पर फेज कौन सा है, ये पूरा का पूरा फेज हो गया ना, ये पूरा का पूरा फेज हो गया। तो जब हम फेज चेंज यहाँ पर निकालते हैं बच्चों, फेज चेंज का मतलब क्या होता है, डेल्टा फाई से इसको डिनोट करते हैं, डेल्टा फाई फेज चेंज निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ ध्यान रखना पड़ता है। क्यों ध्यान रखना होता है? क्योंकि फेज चेंज 2 टर्म्स में आपका निकलेगा। एक फेज चेंज आपका निकलेगा जब एक्स चेंज करेगा टी सेम रहेगा, और दूसरा होगा टी चेंज करेगा एक्स सेम होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो यहाँ पर मैं 2 कैटेगराइज हम लोग बांट सकते हैं। यहाँ पर जब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या करेगा, एक्स वेरी करेगा, एक्स वेरी करेगा, और जब यहाँ टी वेरी करेगा, ये आपको समझना है। इन दोनों कंडीशन में जो है हम इसका फेज चेंज निकाल सकते हैं। बोले सर एकदम लग रहा है कुछ मैथमेटिक, खाली मैथ ही पढ़ रहे हैं, अब क्या करोगे? जो है वो पढ़ना है, इसके बाद थ्योरी आएगा आपका।
तो ये चीज़ें समझते हैं कि फेज चेंज निकालना है, यानी कि अगर मान लो दो वेव इक्वेशन आपको दे दिया जाए और उन दोनों का आपको निकालना हो, सपोज करते हैं दो आपको दे दिया, सपोज करते हैं यहाँ पर एक्स वेरी करेगा, वहाँ पर मैं कर देता हूँ। देखिए जब एक्स वेरी करेगा तो मान लेते हैं यहाँ पर दे दिया है y1 इज इक्वल टू, मान लो दे दिया ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स दे दिया है, और मान लो यहाँ पर y2 इज इक्वल टू दे दिया है ए साइन ओमेगा टी। अब ये जो k था इसमें x प्लस डेल्टा x हो गया, यानी कि अब क्या हो गया यहाँ पर x और आगे बढ़ गया x प्लस डेल्टा x हो गया यहाँ पे। तो जब x प्लस डेल्टा x हो गया तो यहाँ पर देख रहे t सेम है, x वेरी कर रहा है सेम। अगर यहाँ पर अगर आप निकालेंगे तो यहाँ का कोई मामला कुछ और हो जाएगा, पहले इसको एक बार देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ फेज चेंज निकालना चाहते हैं, यानी कि डेल्टा फाई निकालना चाहते हैं, तो केवल इसमें घटेगा, ये इस वाले में घटाएगा। तो इस वाले में घटेगा तो WT भी कैंसिल हो जाएगा, KX वाला मामला KX से भी कैंसिल हो जाएगा। बच कौन जाएगा, देखिए पहले इसको क्लियर करते हैं। ये हो जाएगा A साइन ओमेगा टी माइनस, एक हो गया माइनस KX और एक हो गया माइनस K डेल्टा X हो गया आपका, यही रह गया ना। तो जब आप इसमें से इस वाले को घटाएंगे या इसमें से इस वाले को घटाएंगे तो आप देखेंगे कि सब तो कैंसिल हो जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये वाला K डेल्टा X बच जाएगा। तो जैसे भी आप निकालेंगे तो आपका आंसर जो है वो किस में आने वाला है, आप क्लियर कर लीजिए किस में आने वाला, डेल्टा X आने वाला है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा, आप इसको माइनस कर देखेंगे, ये कट गया, इससे ये कट गया, तो डेल्टा फाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी क्या, बोलिए K डेल्टा X आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा K डेल्टा X। अच्छा K को हमने क्या लिखा था, 2 पाई बाई लेमडा लिखा था अभी, मतलब फेज चेंज पर यूनिट डिस्टेंस मल्टीप्लाई डेल्टा X लिखा था। अब डिपेंड करता है यहाँ पे, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि इस चीज़ को डेल्टा फाई को आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, -2 पाई बाई लेमडा और ये हो जाएगा x2 माइनस x1, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। माइनस इंडिकेट कर रहा है कि जैसे ये पार्टिकल था यहाँ पे, तो मान के चलिए मीन पोजीशन है और हम इसकी बात कर रहे हैं। तो अभी क्या है कि यहाँ पर ये आगे बढ़ रहा है, तो आगे बढ़ रहा, फिर यहाँ पर आएगा ना, तो देखिए डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। यहाँ पर एक बार आया, फिर एक बार जाने में ये डायरेक्शन था और फिर रिटर्निंग में आपका ये डायरेक्शन है, तो इसीलिए डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से यहाँ माइनस साइन लगा देते हैं। तो यहाँ जो फेस चेंज आपका निकला, ये वाला, ये जो आपका निकला फेस चेंज, ये कुछ इस तरह का निकला यहाँ पे, राइट। अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि टी वेरी करेगा तो क्या होगा। तो इसको हम इधर थोड़ा सा रफ कर लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। इसको इधर हम लोग रफ कर लेते हैं, देखिए चलिए इधर रफ कर लिया हमने। टी वेरी करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर जरा सा हम लिख लेते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करके मैं लिख दूंगा ताकि आपको और क्लियर हो जाए। सपोज करते हैं y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा t1 माइनस के एक्स इस बार सेम है, और y2 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा t2 माइनस के एक्स। इसका मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, y1 इज इक्वल टू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे ए साइन फाई 1, और इसको लिख सकते थे ए साइन फाई 2। बोलिए ऐसे आप लिख सकते हैं फाई 1 और फाई 2। सो यहां पर जो डेल्टा फाई आपका निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, फाई 2 माइनस फाई 1 निकल जाएगा, यही निकलेगा ना, फाई 2 माइनस फाई 1 निकलेगा। तो फाई 2 क्या है, ओमेगा t2 माइनस के एक्स। तो यहाँ पर अगर आप डेल्टा फाई निकालेंगे जो कि फाई 2, यानी फाई 2 मतलब ओमेगा t2 माइनस के एक्स और माइनस ओमेगा t1 माइनस के एक्स, ये चीज़ आपको दिख गई। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं, तो यह आ जाएगा ओमेगा t2 माइनस के एक्स माइनस ओमेगा t1 प्लस के एक्स। तो के एक्स से के एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, ओमेगा t2 माइनस ओमेगा t1, यही बच गया।
ओमेगा T2 माइनस ओमेगा T1। अब ओमेगा की जगह आप कुछ वैल्यू ओमेगा कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो ओमेगा कॉमन हो क्या आ जाएगा, T2 ओमेगा आप कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1 आ जाएगा। तो यहाँ जो आपका डेल्टा फाई निकला है ओमेगा है क्या, 2 पाई बाई लेमडा है, 2 पाई बाई लेमडा है, और T2 माइनस T1। तो ये यहाँ पर निकल गया आपका, ये यहाँ निकल गया। तो एक बात आपको समझ में आएगी कि जब हम बात करते हैं फेज चेंज की, कि फेज चेंज कर रहा है, तो अगर x वेरी कर रहा है तो भी 2 पाई बाई लेमडा और x2 माइनस x1 है यहाँ पे, लेकिन ये थोड़ा माइनस में था। टाइमिंग में माइनस का कोई ऐसा चर्चा नहीं होता है, कोई लोरचा नहीं होता है यहाँ पे। सो जनरली जो है आप इसको यहाँ पर सिंपली बोल सकते हैं कि फाई जो यहाँ अगर आप टाइम वेरी करेगा तो सिंपली 2 पाई बाई लेमडा यहाँ भी होगा, लेकिन ये T2 माइनस T1 होगा। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 पाई बाई लेमडा डेल्टा टी भी लिख सकते हैं डॉट में, ये आपकी इच्छा है यहाँ पे। तो ये दो चीज़ें आपके सामने आई और इन दोनों ही चीज़ों को आपको दिमाग में सेट करना है, कॉपी पेन आपको तैयार रखना है। यानी कि यहाँ पर जो है इस वाले में देखिए, इस वाले में क्या निकला, इस वाले में निकला डेल्टा फाई 2 पाई बाई लेमडा डेल्टा टी निकला, यहाँ पर ये निकल गया। और इस वाले में देखिए क्या निकला, इस वाले में यदि बात करते हैं तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू माइनस 2 पाई बाई लेमडा क्या निकल गया, डेल्टा एक्स निकल गया। आप यहाँ डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 को डॉट में लगा दीजिए, डॉट डेल्टा एक्स लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ये निकल गया। तो ये थोड़ा सा हमने रिजल्ट पे पहुँचने के लिए हमने थोड़ा इतना मेहनत किया, इतना हमने इसको समझा, राइट। चलिए अब थोड़ा सा डिफरेंस है, जो डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, मैं समराइज आपको एक बार कर देता हूँ। हमने क्या सीखा अभी तक, हमने सीखा कोई भी वेव फंक्शन को इस तरह से डिनोट करते हैं, बाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस फाई। अगर इनिशियल फेज देगा तब हम प्लस 5 करेंगे, नहीं देगा तो नहीं करेंगे। और ये जो फंक्शन होता है ये x और t का वेरी होता है, यानी कि x और t दोनों ही वेरी करते हैं, दोनों ही बदलते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें हमने बदली थी जो आप खुद भी बदलेंगे, जैसे ओमेगा जो होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, फेज चेंज पर यूनिट टाइम, और k हो गया फेज चेंज पर यूनिट डिस्टेंस। इसी को हमने थोड़ा मैनिपुलेट किया था। यहाँ kx कैसे आया था तो मैंने आपको क्लियर भी किया था कि जब हम बात करते हैं फेज चेंज पर यूनिट डिस्टेंस की, तो फेज चेंज में आप अगर फाई लेंगे तो नीचे x लेंगे, उसी में फाई इज इक्वल टू kx आ गया, k की ओरिजिनल वैल्यू है पुट कर दिया, बाकी इसी को मैनिपुलेट किया, लेमडा ऊपर नीचे किया। तो v के टर्म में भी हमने हमको यहाँ पर करके दिखाया था कि देखिए अगर v के टर्म में जाएगा तो ये कुछ ऐसे जाएगा, v के टर्म में जाएगा। तो आगे हमने ये भी बताया आपको कि कैसे आप फेज चेंज निकाल सकते हैं। अगर x वेरी करेगा तो kx वाला टर्म चेंज करेगा, kx में x प्लस डेल्टा x हो जाएगा, और t वाला करेगा तो ओमेगा T1 वाला, ओमेगा t जहाँ है वो T1 से T2 हो जाएगा। बस यही थोड़ा सा फर्क था। रिजल्ट आपके सामने है, एक चार्ट आपके सामने है, देख लेते हैं यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या फर्क है, यानी एक डिफरेंस दे रखा है, उसको थोड़ा सा हम देखते हैं और समझते हैं। ट्रांसवर्स वेव क्या है, डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, वेव इधर जा रहा है, पार्टिकल ऊपर नीचे डिस्प्लेस कर रहा है। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या है, डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द पार्टिकल्स आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, यानी इस तरीके से पैरेलल है। सेकंड, इन ट्रांसवर्स वेव अल्टरनेट क्रेस्ट एंड ट्रफ्स आर फॉर्म्ड, एक अल्टरनेट क्रेस्ट ट्रफ फॉर्म्ड होता है, जबकि इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव अल्टरनेट जोन्स ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन आर फॉर्म्ड, यानी कि आपने उसमें बताया था पार्टिकल्स नज़दीक आ रहा है, दूर जा रहा है, नज़दीक आ रहा है, दूर आ रहा है। थर्ड, ट्रांसवर्स वेव कैन ओनली बी ट्रांसमिटेड इन सॉलिड और ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। यस, ट्रांसवर्स वेव केवल या तो सॉलिड या तो सरफेस ऑफ लिक्विड पे हो सकता है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव कैन ट्रांसमिटेड सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी, जैसे साउंड वेव गैस में, एयर में हम लोग कर देते हैं। फोर्थ, फॉर अ ट्रांसवर्स वेव द डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ गिव्स द एक्चुअल पिक्चर ऑफ द, ये एक्चुअल पिक्चर है, ये ट्रांसवर्स वाले का एक्चुअल पिक्चर है, ऊपर नीचे जाता है। लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल का जो ग्राफ आप रिप्रेजेंट करते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल का बनाते हैं, ये बताता है अलग अलग पॉइंट का, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट के अलग अलग टाइम पे ग्राफ बताता है, एक्चुअल नहीं बताता कि ऐसा हो रहा है।
तो ये कुछ डिफरेंस थे जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। तो बच्चों आज का सेशन यहीं तक है। यार बहुत मेहनत लगता है कि कैसे जो है ना, जो हार्ड चीज़ें होती है, जो चीज़ें बिल्कुल आपके दिमाग में नहीं जा सकती है, उसको भी मैं सोचता हूँ उसको कैसे इजी वे में पहुँचाया जाए, यानी अब तक मैं कैसे ट्रांसफ़र करूँ इन चीज़ों को इजी वे में। अब आपको क्या करना है कि वीडियो जब भी आप देखते हैं तो इसको कॉपी पेन पे खुद से मैनिपुलेट करना सीखो, खुद से करके देखो, मज़ा आ जाएगा। मैंने एक एक टर्म क्लियर कर दिया, फेज क्या है, ये क्या, वो क्या, सब क्लियर कर दिया है। एक 2-3 बार आप करोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो आगे वाला पार्ट और ईजी है और आगे आपको समझ में आएगा। तो ऐसे ही मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। और देखिए अभी 11 बजे से वीडियो हमने बनाना स्टार्ट किया था, अब लगभग 1 घंटा है, 12 सवा 12 अभी टाइमिंग हो रही होगी। तो देखते हैं आगे और भी हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो दिन हो रात हो हमेशा हम आपके लिए रेडी हैं, तत्पर हैं। जो मेरा कमिटमेंट है कि मैं केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स का भी सिलेबस आपका पूरा करूँगा, वो उस रास्ते पर हम चल रहे हैं। केमिस्ट्री में केवल इनऑर्गेनिक में अब 1 चैप्टर बच गया है, क्योंकि एक डी ब्लॉक अभी चल रहा है, और 3 चैप्टर बच जाएगा आपका ऑर्गेनिक का। तो 3 चैप्टर वो 4 चैप्टर, एक मतलब 4-5 चैप्टर बच रहे हैं, बाकी सारा केमिस्ट्री कवर हो गया, जो कि वो भी 4-5 चैप्टर्स अभी रोजाना थोड़ा थोड़ा वीडियो अपलोड हो रहा है, उसके साथ हो जाएगा। सेकंड थिंग, फिजिक्स में भी जो है हम लोग तेजी से भी आगे बढ़ेंगे। अभी कुछ जैसे वेव का करवा दिया, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी आगे बढ़ रहे थे, उसका 1-2 चैप्टर बच रहा है, वो हो जाएगा। फिर लाइट वाले पे आ जाएंगे, लाइट वाले फटाक से खींच लेंगे, क्यों? क्योंकि आपको लाइट बहुत सारी चीज़ें आपको आती है। फिर मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग आ जाएंगे, जिसमें आप एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, तो आपके लिए फिजिक्स और इजी हो जाएगा, फिर हार्ड आपका फिजिक्स नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ बनिए। और अगेन मैं बोलता हूँ, आप कभी भी किसी पर डिपेंडेंट मत रहिए। जैसे यहाँ पर डिपेंडेंट, बाई डिपेंडेंट है एक्स पे और टी पे, आपको डिपेंडेंट यानी मुझ पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना है आपको, ठीक है। हालांकि मैं आपके एक बोला ना, केमिस्ट्री या फिजिक्स से 1 दिन पहले पेपर तक आपके साथ रहूंगा और आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। उस दिन बड़ा बढ़िया से पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, कुछ अलग धमाल करेंगे, पूरा सिलेबस रिवीजन करेंगे, जो भी मैं कर सकता हूँ करूँगा। लेकिन फिर भी आपको अपने बलबूते पे आगे बढ़ना है, अपने तरीके से स्टैंड होना है, खुद डिपेंडेंट अपने आप पे रहना है, आपको इंडिपेंडेंट रहना है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। आपको अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का, और रोज रिवीजन करना है। और बहुत जल्द मैं वीडियो अपलोड करूंगा कि फिजिक्स में कैसे आप सिलेबस को कवर कर सकते हैं, पूरे सिलेबस को नहीं पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, कैसे रिवीजन करें, केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लाने के लिए कैसे रिवीजन करें, मैथ में कैसे करें, ये सारे वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके आपके लिए लाऊंगा। आपको बताऊंगा कि कैसे स्टडी करनी चाहिए, क्या टाइम टेबल आपका रहेगा। खैर यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मिलते हैं इसके अगले शानदार पार्ट में। तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।